चलो देखो, आज से हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 परिवहन, और ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। तो आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा शेयर कर दो। पीछे इसका दो गो चैप्टर का वीडियो अपलोड हो गया है, और मैथ का भी 5 चैप्टर क्लियर है, तुम लोग जाकर देखो। तो देखो, यानी कि परिवहन का मतलब क्या होता है। परिवहन का मतलब होता है कि एक बंद करो किताब, किताब मत देखो, घर देखना। परिवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है। साइकिल पे तू लोग बैठो और चल जाओ घरे, और घरे से बैठो और फिर आ जाओ कोचिंग में, ये क्या हो गया? परिवहन। इसी को बोलते हैं परिवहन। परिवहन तो लोग समझ में आ गया। तो अब परिवहन, रोड पर के परिवहन के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोगों के शरीर में परिवहन की क्रिया कैसे होता है उसको देखना है? तो हम लोगों के शरीर में यानी कि प्रत्येक कोशिका तक क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, है, हार्मोन चाहिए, विटामिन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो यानी कि कौन ले करके जाएगा? कोई ना कोई होना चाहिए लेकर जाने वाला नू। तो हम लोगों के शरीर में परिवहन का काम करता है रक्त। हम लोग के शरीर में परिवहन का काम कौन करता है? रक्त। यानी कि कतहीं काट दो शरीर में, कौनो अंग के काट दो, देखो कि वहां पर खून गिरने लगेगा, हैं? देखो, जैसे परिवहन कैसे करेगा, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन खींचेंगे तो जाएगा कहाँ? ट्रेकिया में। ट्रेकिया 2 भाग में बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकस। और फिर ब्रोंकस बहुत भाग में बढ़ जाता है तो ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स भी आगे चल के बहुत भागों में बढ़ जाता है। तो एल्वियोलाई हिंदी में वायु कोश है। वायु कोश तो लोग बताए थे कितना होता है, बताए थे नो, कि 3 गुना 10 के पावर 8, यानी कि 3 करोड़ वायु कोश होता है। और वहीं पर रहता है रक्त। रक्त देखते रहता है टुकुर टुकुर, है कि कब ऑक्सीजन होने से आएगा, कि ऑक्सीजन को पकड़ेगा, पकड़ के लेके चल जाएगा कहाँ? पूरे शरीर में। पूरे शरीर में कहाँ लेके जाएगा? प्रत्येक कोशिका तक लेकर के चल जाएगा। ब्लड को प्रत्येक कोशिका तक लेके चल जाएगा। और कोशिके में बैठल रहता है ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर। अब ओकरे में बैठा रहता है कौन? ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन को लेकर कौन जाएगा? रक्त लेकर के चल गया, और वहीं पर ग्लूकोज को तूरेगा, तूड़ तड़ देगा। और तूड़ेगा तो बन जाएगा 3 गो। पहला बनेगा CO2, दूसरा का बनेगा H2O, और तीसरा का बनेगा ऊर्जा। समझ में आ गया तो लोग? तो अब 3 भाग में टूट गया, तो अब हम लोगों के शरीर में ऊर्जा की जरूरत है और जल के जरूरत है। तो ऊर्जा और जल खून से कहेगा कि तुम देखो, अब हम लोगों को ये छोड़ दो और CO2 के लेके जाओ। तुम तो जाओगे फेफड़े की तरफ में जाओगे, तो तुम बैठा लो अपना गाड़ी में, एक ले जाओ बाहर ही फेंको। कौन बोलेगा? बोलेगा कौन कौन? ऊर्जा और जल कहेगा खून से कि तुम जाओ और CO2 को ले करके जाओ। तो CO2 क्या है? हानिकारक पदार्थ हो गया, शरीर में हानिकारक पदार्थ हो गया CO2। तो CO2 को ले करके आ जाएगा कहाँ? फेफड़ा में, वायु कोश में, एल्वियोलाई में। और वहीं पर ले करके देगा 2 झाप, उड़ा धलेगा अपन कहाँ? नाक के द्वारा बाहर। और फिर वजह से देखेगा कि ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन फिर आएगा वजह से, और फिर ओकरा के लेके प्रत्येक कोशिका तक। बस उसका काम यही है। समझ में आ गया तो लगे? तो अब परिवहन का परिभाषा देखो, परिवहन का परिभाषा कैसे होगा। तो उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोत से लेकर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। और हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ कोशिका से निकाल कर
गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। गंतव्य स्थान का मतलब क्या हो गया, यानी कि उस स्थान तक पहुंचा देना जहां से वह शरीर से बाहर निकल जाए, इसी को कहते हैं परिवहन। समझ में तो लगे, यानी कि उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोत से लेकर कोशिका तक पहुंचाना। कोशिका तक पहुंच गए नु, अब कोशिका में बनेगा हानिकारक पदार्थ है, तो हानिकारक पदार्थ को या अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका से निकाल कर उस स्थान तक पहुंचा देना जहां से बाहर निकल जाए, इसी को बोलते हैं परिवहन। समझ में आ गया तो लगे इतना। हमारे शरीर में देखो हानिकारक पदार्थ कौन हो जाएगा, पसीना हो गया हानिकारक पदार्थ हो गया ना, बाहर निकलना जरूरी है। CO2 हो गया हानिकारक पदार्थ, बाहर निकलना जरूरी है। ये सब मल मूत्र पेशाब सब जितना है ये सब हो गया हानिकारक पदार्थ, इसको शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। और उसके बाद ऑक्सीजन, हार्मोन, विटामिन, तो लोग बताए थे नु कि बड़ी छोटी आंत के एल्वियोलाई, यानी कि छोटी आंत 3 भाग में, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, तो इलियम में होता है रक्त बिलाई, और वही पोषक तत्वों को खींच लेता है और खींच के पूरे शरीर के कोशिका में पहुंचा देता है। समझ आ गया तो लोगे, तो पोषक तत्व हम लोग के क्या हो गया, अच्छा हो गया। और CO2 हानिकारक पदार्थ है और अच्छा पदार्थ, तो लोग समझ आ गए ना। अब परिवहन का परिभाषा याद हो गया है, उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोत से लेकर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, कोशिका से फिर अपशिष्ट पदार्थ को निकाल कर लेकर और उस स्थान तक पहुंचा देना जहां से बाहर निकल जाए, इसी क्रिया को बोलते हैं परिवहन। समझ आ गया। तो देखो बोर्ड पे लिख देते हैं ये सब, रोक दो करके लिखो। चलो देखो ध्यान से, परिभाषा तो लोग बोर्ड पर लिख दिए। उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोतों से लेकर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। अब देखो, अब पेड़ पौधा के बारे में सबसे पहले देख लो कि पेड़ पौधा में परिवहन किस तरह से होता है। हम लोगों के बारे में पेड़ पौधा के बाद में देखेंगे। इसे देखो लिखे हैं कि पेड़ पौधा में परिवहन, तो पेड़ पौधा में परिवहन कौन कौन भाग लेता है परिवहन की क्रिया में। तो पहले जल हो गया, और दूसरा का हो गया घुलित खनिज लवण। घुलित खनिज लवण का मतलब हो गया कि खेत में जितना यूरिया, डाई, पोटास, जाइम छिटाता है तो मुँह हवा में डायरेक्ट नहीं ले लेता है कि मुँह में आ जाओ डायरेक्ट। गेहूं चाहे धान का पौधा पहले छिटाएगा खेत में, उसमें पानी रहेगा चाहे थोड़ा ओदा रहेगा, समझ आएगा तो लगना, तो उसमें घुल जाएगा, घुल के पानी में चल जाएगा, चल के पानी के नीचे कहाँ चल जाएगा, जमीन में अंदर, ज्यादा अंदर नहीं जाएगा, इसे नीचे चल जाएगा 2-4 बीता नीचे, और उसी में रहता है उसका शोर पौधा का, अपना शोर के माध्यम से पानी को खींचेगा। तो पानी को खींचेगा तो केवल पानी ही जाएगा। तुम बाल्टी में घोर दो शरबत, चीनी डाल दो और पूरा घोर दो पूरा, और कहो कि हमारा मुंह में खाली पानी आओ, चीनी मत आओ, तो चीनी नहीं आएगा में, मीठा लगेगा ना। तो इसीलिए पानी के साथ साथ खनिज लवण भी जाता है, घुलित खनिज लवण, समझ में तो लगे। और खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है, तो खाद्य पदार्थ पत्ती में ऊपर बनेगा भोजन के रूप में। अब देखो, तो अब इन तीनों को ले जाने वाला कोई ना कोई चाहिए, अपना मन चल जाएगा है। तो एक होता है पेड़ पौधा में संवहन ऊतक। कौन होता है, संवहन ऊतक। ध्यान से तू लोग समझो, बात के ध्यान से समझो, कैसे बोर्ड पर कितना लिखेंगे। तो संवहन ऊतक है, तो संवहन ऊतक का होता है, संवहन ऊतक किसका किसका परिवहन करते हैं। देखो संवहन ऊतक किसे कहते हैं, तो पेड़ पौधा में वैसा ऊतक जो जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थ का परिवहन कराता है, उस ऊतक को संवहन ऊतक कहते हैं। एक बार में समझ जाओ, याद हो गया तो लगे। पेड़ पौधा के अंदर वैसा ऊतक जो जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थ का परिवहन कराता है, यानी कि पूरे शरीर में जाता है आता है, तो उसे कहते हैं संवहन ऊतक। हो गया ना।
ऑप्शन ऑप्शन वहन उतक का दूगो भाई हो गया। तो पहला का नाम हो गया जाइलम और दूसरा का नाम हो गया फ्लोएम। तो अब जाइलम का काम अलग है और फ्लोएम का काम अलग है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूछता है एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में देख लो। तो पहले जाइलम के बारे में देखो। तो जाइलम तो ज से जल और ज से जाइलम। तो जल का काम है, यानी कि सॉरी, जाइलम का काम है कि जल और घुलित खनिज लवण, खाली जल के लेके जाएगा है, तो साथे साथे घुलित खनिज लवण भी जाएगा। तो जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन पेड़ पौधों के नीचे से ऊपर करता है। नीचे से ऊपर जल और खनिज लवण को कौन लेकर जाता है? तो जाइलम ऊतक। समझ में आ गया? तो लगे जल और खनिज लवण, ज से जल ज से जाइलम, नीचे से लेकर के जाता है कौन? अब देखो, अब ऊपर चल गया। अब फ्लोएम का काम है कि भोजन बनाना। अब भोजन बना करके अब प्रत्येक भाग में पहुंचाना, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों दिशा में। समझ में आ गया? तो लगे पेड़ पौधा में भोजन का स्थानांतरण एक अंग से दूसरे अंग तक कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। फ्लोएम ऊपर और नीचे दोनों दिशा में लेकर जाता है। ये थोड़ा है कि पत्ती में भोजन बनेगा तो पत्ती में रहेगा, यानी कि हर एक अंग को जरूरत है भोजन की, तो कौन लेकर के जब बांटेगा कौन? तो फ्लोएम। इतना समझ में आ गया? अब देखो, अब दोनों में अंतर देखो, दोनों में अंतर क्या है? तो जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन पेड़ पौधों के नीचे से ऊपर करता है। हो गया ना? चाहे चाहे ऐसे देखो, जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। हो गया? जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थ मतलब भोजन, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। हो गया ना? अब देखो, जाइलम हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ले करके जाता है, और यानी कि कह दो कि जाइलम एक दिशिक होता है। एक दिशिक मतलब क्या है? कि हमेशा एक दिशा में लेकर के जाएगा, हमेशा एक नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर लेकर के जाएगा तो ऊपर टंकी है, टंकी जाकर भरेगा। पत्ती से वाष्प के रूप में जल बाहर निकलता है, तो जितने ज्यादा निकलेगा उतने तेजी से पानी मूल रोम के द्वारा सड़ा सड़ा जाइलम द्वारा जाएगा। हो गया ना? अब फ्लोएम द्विदिशिक है, यानी कि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशा में करता है। दो अंतर याद हो गया तो लगे? अब देखो, जाइलम की कोशिका मृत होती है, जाइलम की कोशिका मृत होती है, और फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है, यानी कि सजीव होती है। इतना ज्ञान समझ में? अब देखो, अब चालनी, जिसे देखो चालनी नलिकाएं कौन ऊतक में पाई जाती हैं? तो फ्लोएम ऊतक में चालनी नलिका पाई जाती हैं। फ्लोएम में कैसे? तो फ से फल और फ से फ्लोएम। तो चालनी का काम, चाले वाला काम किसका होगा? यानी कि चावल को चालो चाहे आटा को चालो, तो आटा का हो गया, आटा कहाँ से आ गया? गेहूं से। गेहूं का है? तो सजीव है, फल है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, पौधा से। तो चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्लोएम ऊतक में। और वाहिनिकाएं हैं किसमें पाया जाता है? तो जाइलम में। वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, समझ में तो लगे? वाहिकाएं और वाहिनिकाएं किस ऊतक में पाई जाती हैं? तो जाइलम ऊतक में पाई जाती हैं। इतना तो लोग लिख देना, काम क्लियर। समझ में आ गया तो लगे? अब देखो, जैसे कोई भी पौधा होता है तो अपना जीवन काल में कितना पानी वाष्प के रूप में बाहर निकालता है? कितना? 90% पानी वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है, 10% पानी अपने पास यूज करता है। इसीलिए धूपों में, मतलब कतनो धूप रहेगा पेड़ पौधा हरा रहेगा, यानी कि पानी ज्यादा खींचता है नीचे से। 90% पानी उड़ा देता है और 10% अपने पास रखता है।
जैसे एक मकई का पौधा हो गया, मकई का मतलब क्या है, जनेरा बाल हो गया नु। तो ई पौधा, एगो पौधा एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी बाहर वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा निकाल देता है। किसका पौधा? मकई का पौधा है। जनेरा अपना भाषा में हो गया, मकई का पौधा एक दिन में क लीटर? 3 से 4 लीटर जल वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। अब सेब का पौधा एक दिन में 10 से 20 लीटर, समझ में आ गया तो लोगे? सेब का पौधा सबसे ज्यादा पानी ऊपर उड़ाता है, एक दिन में 10 से 20 लीटर पानी अपना बाहर निकालता है। समझ में आ गया तो लोगे? ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। अब देखो, जो पेड़ पौधा होता है तो अपने जीवन काल में 100 गुना पानी बाहर निकालता है, अपने वजन का 100 गुना। इसे देखो, वजन तो वजन का क गुना? 100 गुना, वजन का 100 गुना। जैसे मान लो कोई पौधा हो गया, कितना का लिख दें? जैसे मान लो 50 केजी का पौधा हो गया, 50 केजी का पौधा हो गया, तो इसका क दो 100 गुना, तो कितना हो गया? 5000 लीटर। तो यानी कि कौनो पौधा ओकर वजन के 100 गुना। समझ में आ गया तो लोगे? अपना जीवन काल में, जीवन काल के मतलब कि जब तक पौधा रहेगा और जब तक बुढ़ा के पूरा खत्म हो जाएगा, तो वो अपना वजन के 100 गुना पानी बाहर निकालता है। समझ में आ गया तो लोग कितना है? तो पेड़ पौधा के बारे में तो लोग समझ में आ गया इतना। देखो, अब ये सब लिख देते हैं बोर्ड पे। अब रोको, देखो ध्यान से देखो, फिर से समझ लो तो लोग। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो जाइलम जल, तू लोग बढ़िया से अपना फेयर पे लिख लेना कि जाइलम जल और घुलित खनिज लवण का परिवहन करता है, और फ्लोएम खाद्य पदार्थ यानी कोष्ठ में भोजन का परिवहन करता है। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। तो किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं? जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं सजीव होती हैं। यह हमेशा नीचे से ऊपर जल और खनिज लवण को लेकर के जाता है। इसका काम है हमेशा नीचे से ऊपर लेकर के जाना। किसका काम है? जाइलम का। हो गया नो। अब फ्लोएम का काम है कि यह ऊपर और नीचे दोनों दिशा में खाद्य पदार्थों को लेकर के जाना है। पानी कर लेकर के जाएगा नीचे। कोई के पता नहीं रहता है तो क्या करता है ना कि जाइलम जल नीचे से ऊपर लेकर जाता है, अब फ्लोएम जल नीचे से लेकर आता है, ऊपर से नीचे लेकर आता है। कैसे होता है ना? देख, अब देखो, अब जाइलम में जो कोशिका पाई जाती हैं उसे वाहिकाएं और वाहिनिकाएं कहते हैं, और इसमें चालनी नलिकाएं होती हैं। अब देखो, स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन समझ लो। घुलित खनिज पदार्थों का, घुलित पेड़ पौधों में है, किसमें? पेड़ पौधों में घुलित खनिज लवण या खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना क्या कहलाता है? स्थानांतरण। यानी कि स्थानांतरण का मतलब नहीं होता है कि खाना बन गया पति में तो प्रत्येक अंग में चाहिए, प्रत्येक अंग में भोजन जाना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं स्थानांतरण। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधे के बाहरी भाग से, बाहरी भाग में कौन कौन हो जाएगा? पाता हो जाएगा, ऊपर का सब। तो पाता वाष्प के रूप में जल बाहर निकाल देना, निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। और मकई के पौधा प्रतिदिन, शॉर्टकट में लिखे तो लोग विस्तार से लिख लेंगे, मकई का पौधा प्रतिदिन कितना लीटर पानी बाहर निकालता है? तो 3 से 4 लीटर। माइनस नहीं है इना कि 3 -4 -1 लिख देना भैया, 3 से 4 लीटर। देखो, 3 से 4 लीटर। और सेब का पौधा 10 से 20 लीटर। हो गया ना? अब पेड़ पौधा अपना जीवन काल में, पूरा जीवन काल में, अब अपना वजन का, यानी कि जितना उसका वजन होगा, और मान लो अब कैसे पता चलेगा वजन कितना होगा? तो लोग अब पेड़ कबार के जोखना पड़ेगा ना, तरजू रजी पेट खराब है।
तो इसी समझो कि मतलब अपना वजन जितना रहेगा ना तो उसका जीवन काल में 100 गुना पानी बाहर निकालता है। हो गया ना। 100 गुना में 100 गुना पानी जिसे खींचता है ना तो 10% पेड़ पौधा अपने पास रखता है और 90% पानी कैसे छोड़ देता है? पाइप से, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अब पत्ती में छोटा छोटा होता है छिद्र, उसे बोलते हैं रंध्र या स्टोमाटा, तो उसी के द्वारा पत्ती अपना पानी बाहर निकलता है। समझ तो लगे? स्क्रीनशॉट मारो जल्दी। देखो अब हमारा अगला है टॉपिक जंतुओं में परिवहन। तो जंतुओं में परिवहन, हल्ला मत करो, जंतुओं में परिवहन कैसे होते हैं? तो जंतुओं का मतलब क्या हो गया कि केवल हम लोग में, ममेलिया वर्ग में। ममेलिया तो लोग बताए थे ना कि जो अपने बच्चा को दूध पिलाता है उसको ममेलिया वर्ग में रखा गया है। तो तुम लोग अपना दिमाग से सोचो कि जितना जीव अपना बच्चा को दूध पिलाएगा सबके बारे में। हो गया ना? परिवहन कैसे होता है? तो हम लोगों में परिवहन होता है, एगो होता है रक्त। कौन? रक्त, रक्त। और दूसरा हो गया, दूसरा होता है हृदय, हृदय। और उसके बाद रक्त, रक्त वाहिनियाँ, वाहिनियाँ। कौन कौन? रक्त, हृदय, रक्त वाहिनियाँ। हो गया ना? तो रक्त का काम, रक्त का काम किसका काम करेगा? ये करेगा गाड़ी, गाड़ी का काम। कौन? रक्त। रक्त किसका काम करेगा? हई हो जाएगा स्टेशन, ये हो गया स्टेशन। हई हो गया रोड, NH30। समझ में आ गया तो लगे? जैसे हम लोगों के शरीर में ये तीनों मिला के इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र। परिवहन, परिवहन तंत्र, इस सब को मिलाकर ये हो गया परिवहन तंत्र। देखो जैसे हम लोगों के शरीर में परिवहन का काम कौन करता है? रक्त करता है। रक्त यानी कि ले करके जाता है कौन? तो गाड़ी के काम उन्हें कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन को देखा कि ऑक्सीजन फेफड़ा में आ गया, लेके चलो जल्दी, तो ले करके गया है, तो गाड़ी के काम कर दिया। और जो फेफड़ा होता है वहीं पर सब गाड़ी आ करके, गाड़ी के मतलब क्या कि सगरे से खून आ करके अब फेफड़ा में आ जाएगा। यानी कि चारों तरफ से अशुद्ध खून, अशुद्ध खून आता है सबसे पहले फेफड़ा में। ओकरा के बताएंगे तो लोग अगला अथी में आगे। तो स्टेशन के काम कर दिया कौन? हृदय है। आ रोड का काम कर करके ये सब नस है, ये सब नस जो है ना हम लोग के सीरा धमनी, यानी कि उसी में सब दौड़ रहा है। खूनवा अपना मन दौड़ेगा, रोडे पर काम दौड़ेगा, नसवे में नू। तो ये तीनों मिल के परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। हो गया नू? अब देखो रक्त के बारे में। तो रक्त क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान बताओ सबसे पहले। रक्त का पीएच मान 7.4। हो गया ना? ये होता है अम्लीय की क्षारीय, ये होता है क्षारीय। रक्त का होता है? कड़वा होता है। तो क्षार कैसे होता है? क्षारीय, यानी कि बताए थे अम्ल, अम्ल जो स्वाद में खाटा लगता है उसे अम्ल कहते हैं। एक और बताए थे कि जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा तो उसे अम्ल कहते हैं। 7.4 हो गया तो क्षार हो गया ना? अब देखो रक्त तो लोग पूछेगा कि कैसा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त कैसा ऊतक है? तो तरल, तरल संयोजी ऊतक है। तरल, तरल संयोजी, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। अब देखो इसका पीएच मान हो जाएगा 7.4। और इसका प्रकृति, प्रकृति क्वेश्चन होता है तो ये हो गया क्षारीय। हो गया नो? समझ में आ गया तो लगे? रक्त के बारे में समझ में आ गया तो लगे? अब देखो, अब रक्त, रक्त दो भाग में बटा होता है। रक्त क भाग में? दो भाग में। तो एक को बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा वाला भाग जो पीला रंग के
चिपचिपा द्रव होता है। ये कैसे पता चलेगा? जैसे ब्लड जांच कराने के लिए कब तुम लोग जाओ जांच घर में, तो डॉक्टर निकालता है सुई से ब्लड, एक सिरिंज, एगो डाल देगा शीशा के, जो एगो बीकर रहता है उसी में डाल देगा, पातर सन के, और डाल के से रख देता है। तो 1 घंटा के बाद देखो, वो ये बैठ के कबो कल तू देख लो जा करके, तो ऊपर हो जाता है पीला पीला नियन, और नीचे बैठ जाता है मतलब काला नियन, गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है। तो पीआर का भाग को बोलते हैं प्लाज्मा। समझ में तो लगे? प्लाज्मा हो गया। और उसके बाद जो ठोस भाग हो गया, जो गाढ़ा हो जाता है, वो ठोस भाग हो जाता है। तो अब उसके बारे में देखेंगे विस्तार से। ऐसी करो, रोको अब वगैरह के। चलो देखो, प्लाज्मा हो गया 55% और ठोस भाग हो गया 45%। और प्लाज्मा जो होता है पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है। समझ आ गया तो लगनो? तो अब प्लाज्मा में जल जो होता है वह कितना परसेंट होता है? 90% होता है। अब प्रोटीन होता है 7%, तो लोग कल बता दिए थे। अब उसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज होता है 0.18%। उसके बाद अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, तो अकार्बनिक पदार्थ हो गया 0.9%। वसा हो गया 0.5%, वसा हो गया 0.5%। अब जो बच जाएगा शेष, तो शेष का मतलब कार्बनिक पदार्थ है। शेष कौन हो गया? कार्बनिक पदार्थ है। इतना समझ में आ गया तो लगे? अब देखो, अब ठोस भाग, जो ठोस भाग होता है 45%, तो उसको बांटेंगे 3 भाग में। तो पहला होता है RBC, दूसरा का होता है WBC, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तीसरा का होता है प्लेटलेट्स, इंग्लिश शब्द है ये ला, प्लेटलेट्स है। समझ में आ गया तो लगनो? अब देखो, अब आरबीसी का पूरा नाम तो लोग एग्जाम में पूछेगा कि आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम लिखे। तो रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और उसके बाद प्लेटलेट्स का प्लेटलेट्स। समझ में आ गया तो लगे? तो देखो, यानी कि हई वाला भाग में जल 90%, प्रोटीन 7%, ग्लूकोज इतना परसेंट, और कार्बनिक सब लिख दिए हैं। अब देखो आरबीसी का दूसरा नाम हो जाएगा एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स है। अब देखो, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। अब देखो, अब डब्ल्यूबीसी तो हो गया। अब प्लेटलेट्स का दूसरा नाम रक्त बिम्बाणु, हो गया नो? एक और नाम होता है रक्त पट्टिकाणु, हो गया नो? अब देखो, अब इसका कौन नाम हो गया? दुग हो गया। इसका अब देखो, अब आरबीसी से पूछा गया कि और तुम्हारा नाम है, तो कह गया कि गौर नाम है। तो कौन नाम है? तो लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। आई वाला हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। समझ में आ गया तो लगे? तो अब देखो, इतना समझ में आ गया तो लगे? अब देखो, यानी कि अब आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है। और इसका जीवन काल कितना होता है?
जीवन काल, तो जीवन काल होते हैं इसका 120 दिन। समझ में आ गया तो लगे। अब देखो, अब आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। जिससे कोशिका का दिमाग किसे बोलते हैं? कोशिका का दिमाग बोला जाता है केंद्रक को। तो आरबीसी में, लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं, शॉर्टकट में लिख देते, समझ आना कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब इसका आकार तो लोग बताए थे कि आकार इसका निश्चित होता है। इसका आकार कैसन होता है? निश्चित होता है। जैसे चॉकलेट गोल का होता है ना, दोनों ओर से धंसल रहता है, तो वैसा क्या होता है? तो आकार क्या होता है? निश्चित। आकार हो गया इसका निश्चित। समझ में आ गया तो लोग। अब क्या बताए थे इसके बारे में? हाँ, इसका संख्या कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में संख्या कितना होता है? तो हम लोगों के शरीर में लाल रक्त ज्यादा है। जैसे कतही काटो तो ज्यादा कौन गिरेगा? उजर गिरेगा कि लाल गिरेगा? तो उसी को न बोलते हैं आरबीसी। तो ये वाला कितना होता है? संख्या में पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में कौन अधिक होता है, तो आरबीसी अधिक होता है। समझ में आ गया तो लगे। ये अंतर पूछेगा क्वेश्चन में, तो लोग अंतर दिया है तो वहां पर अब लिख लेना। अब देखो, अब इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। समझ में आ गया तो लगे। तो क्या करें, लिख देते हैं कि नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और इसका जीवन काल तो हो गया 3 से 4 दिन होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। और इसका संख्या कितना होता है? अधिक होगा, कम होगा। समझ में आ गया तो लोग इतना। अब देखो फिर से समझ लो। यानी कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी तो लोग समझ में आ गया कि आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, तीसरा नाम लाल रक्त कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जीवन काल 120 दिन, केंद्रक नहीं पाया जाता है, आकार उसका होता है निश्चित, और इसका संख्या होता है अधिक। अब देखो डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी हम लोगों के शरीर में सैनिक का काम करता है। समझ में आ गया तो लोग। डब्ल्यूबीसी हम लोग के शरीर में सैनिक का काम कौन करता है? यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता जिसका कम रहेगा तो ज्यादा उसका क्या होगा? रोग ज्यादा हो जाए, रोग मतलब जल्दी होगा। तनिको धूप में घूमेगा तो मुंह आँख लाल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? दर्द बुखार आ जाएगा। और जिसमें ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक ठाक से रहेगा, तो उसको जल्दी नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है? यानी कि जीवन काल 3 से 4 दिन। ऐसे यानी जब इसका मर जाता है तो इसका कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? पलीहा को बोलते हैं, यानी पलीहा। तो ये सब के बारे में तो लोग नहीं पढ़ा। देखो, तो जीवन काल हो गया 3 से 4 दिन। पाया जाता है कितना? और क्या लिखे हैं इसमें? केंद्रक पाया जाता है। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। हो गया ना? कम होता है। अब देखो, अब किसके बारे में? प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स का काम है कि उसको भी रक्त जब कट जाता है तो रक्त का थाका जमाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स का काम करता है। और तो लोग बताए थे कि प्रोटीन जो होता है 7%, तो उसको 3 भाग में बांटे थे। तो वहां से भी रक्त को थाका जमाने का काम वो लोग भी करता है। तो उन लोग के बारे में देखेंगे अभी। अब देखो, जैसे हम लोग के हो जाएगा डेंगू जब हो जाता है ना, तो प्लेटलेट्स का संख्या काफी नीचे आ जाता है। समझ में आ गया तो लोग। यानी कि प्लेटलेट्स जब हो जाएगा तो डेंगू जब हो जाएगा तो प्लेटलेट्स का क्या हो जाएगा? ज्यादा कम हो जाएगा। अब प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बकरी का दूध, बताए थे तो लोग। यानी कि बकरी का दूध जब मिलेगा तो प्लेटलेट्स अपने आप ठीक ठाक हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया तो लगे। रोको अब।
चलो हो गया नो। देखो अब प्रोटीन को बांटेंगे 3 भाग में। कौन कौन? तो फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और उसके बाद हिराइपिन। हो गया नो। तो अब इसमें दोनों का काम, देखो दोनों का काम क्या है और तीसरा का काम क्या है। तो दोनों का काम है कि शरीर में रक्त का थक्का जमाना। जैसे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है? तो फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। आज शरीर में जब थक्का जमा देगा अंदर, तो आदमी का वही घड़ी खत्म, काम खत्म हो जाएगा नो। तो जमाना नहीं, अंदर नहीं जमाना है। अंदर जब जमा देगा तो आदमी का मृत्यु हो जाएगा नो। तो जमने नहीं देगा कौन? हिराइपिन जमने नहीं देगा। शरीर में जमने से, रक्त को जमने से बचाता है हिराइपिन। और हिराइपिन का एक दुश्मन है। कौन? हवा। जैसे कहीं पर कट गया, शरीर के बाहरी अंग कहीं पर कट गया, तो वहां पर तो तीनों है संगति है तीनों। तो अब हवा मिल जाएगा ना, तो हिराइपिन मर जाएगा। वहीं पर हिराइपिन गिर के दांत टूट लेगा, मर जाएगा छटपटा के। तले हई दोनों आ जाएगा। कौन? ये दोनों आके वहां पर रक्त का थक्का जमा देगा। क्यों? क्योंकि मर गया। हिराइपिन बचाता है, मतलब रक्त को थक्का जमने से बचाता है। समझ में तो लगे। अंदर जब रहेगा तो हिराइपिन नहीं मरेगा। अंदर मरेगा? अंदर नहीं मरेगा। और नहीं मरेगा तो जमने नहीं देगा है। और जब कट गया तो खून निकलने लगा, बाहरी निकलने लगा, तो हवा मिल गया उसको। तो जब हवा मिल गया तो हिराइपिन खत्म। तो हिराइपिन जब खत्म हो जाएगा तो दोनों फोन करके अपन सलाह करके एक भी आ जाएगा और जमा देगा जल्दी जल्दी। और करे के सूख जाएगा तो उखाड़ के फेंक दो। समझ में आ गया कौन हो गया तो लोग? तो इतना हम लोग आज देखे हैं। और काल हृदय के बारे में पूरा विस्तार से देखेंगे, यानी कि कैसे कैसे शुद्ध खून कहाँ आता है, फिर अशुद्ध कैसे होता है, सब पूरा डिटेल से देखेंगे हैं। तो बस उतने पर रोको।